सेक्शन ए एमसीक्यू सेक्शन सबको पता है। और हमारी लैंग्वेज में ये हमारा एक नंबरी क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोले 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब देखो जहां पर भी स्क्वायर दिख जाए तो हम इसके आगे क्या ही कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं ना कि भैया जो साइन स्क्वायर है उसको मैं कोस में चेंज कर दूं, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मेरे पास में 3 ये ये नहीं आ जाएगा। तो क्या लाइक टर्म्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं या सॉल्व करूं तो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा नहीं आ जाएगा, बोलो। प्लस 3 इक्वल्स टू 4। अब 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 - 3 एंड 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका स्क्वायर मैं इधर बांट दूं तो cos थीटा बेचारा अकेला, तो यहाँ पे √1/4 नहीं हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये 1/2 नहीं हो जाएगा। तो cos के अंदर 1/2 की वैल्यू किसकी होती है बताओ, 60 की ही तो होती है कि नहीं होती है, होती है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। मुझे एक बात बता दो, 1 से 30 के बीच में कितने ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो इवन हैं। मात्र और मात्र सिर्फ ओनली एंड ओनली दो ही तो ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये एक नंबर है और कितने नंबरों में से, 30 नंबरों में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/30 ही तो होगी। बताओ। अब ये बोल रहा है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड 1/7 इज, मतलब रूट्स क्या है, 7 और 1/7। तो देखो ये दो रूट्स हैं, अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं, अगर मैं इसको अल्फा लेट कर लूं, इसको बीटा लेट कर लूं, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1, है ना। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, C/A। अब देख लो C/A 1 किस में है, 7/7। तो यहाँ पे 7/7 है तो जो कि 1 बैठता है, यहाँ पे 1/7 हो जाएगा जो कि 1 नहीं है। यहाँ पर 7 - 7/7 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पर भी -1/7 जो कि नॉट इक्वल है 1 के। तो ऑप्शन ए ही तो मेरा राइट होगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 16, 20 एंड 50। 16, 20 और 50 से डिविजिबल भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। अब बताओ जो ऑप्शन गिवन है उसमें से कितने ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। बोले सिर्फ दो ही, ये वाला तो ऐसे ही कट गया, ये वाला भी ऐसे ही कट गया। तो अब देखो, क्या मैं 100 को 16 से डिवाइड कर सकता हूँ। बोले गुरुजी बिल्कुल नहीं। तो अगर नहीं कर सकता तो मेरा ऑप्शन सी सीधे सीधे ही राइट आंसर हो गया। अब बताओ कहाँ मेरे को इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी, लीस्ट लीस्ट सोचो फिर ये सब सोचो, उन सब के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी क्या मुझे, नहीं पड़ी ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल 5, -2 एंड 5, 2
द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कितना आसान क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये है। तो देखो, एक्स पे 5, जैसे सपोज करो कि एक्स पे 5 यहां पे है और वाई पे -2 अगर यहां पे है, तो ये कहीं ना कहीं यहां पे पॉइंट मिलेगा। बोलो, 5, -2। और अगर 2 वाई पे यहां पे है, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं मुझे यहां पे मिलेगा। और अगर ये वाली लेंथ डायमीटर है, तो जो सेंटर है वो कहां पे है? यहां पर। तो यहां से और यहां की डिस्टेंस क्या होगी बताओ? 2 ही तो होगी। हम्म, बताओ, 2 ही तो होगी। लेंथ जो है रेडियस की, वो कभी प्लस और माइनस में आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। 4 हो सकता है क्या? नहीं, 4 तो इसका डायमीटर ही है। और क्या ये हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। द पॉइंट्स -5, 0, 5, 0 and 0, 4 are the vertices of a triangle which is n। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर? चेक करेंगे, फॉर्मूलाज लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं बोलता हूँ मेरे को इतना नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि क्या मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मान लो x पे -5 यहाँ पर है और x पे 5 यहाँ पे है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, और y पे 0, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है। और फिर x पे 0 ये रहा और y पे 4 यहाँ रहे। अगर मान लो ये 4 है, तो यही वाला पॉइंट तो होगा 0, 4, और यही वाला तो पॉइंट होगा -5, 0, और यही वाला तो पॉइंट होगा 5, 0। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखूँ और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखूँ, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर मेरे यूनिट सेम है, तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, जी हाँ, इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो और इसकी लेंथ कितनी है? 4। इसकी लेंथ कितनी है? 5। इसकी लेंथ कितनी है? 5, है ना? तो अगर ये 5 ये 4 तो ये 3 होगा। ये 5 ये 4 ये 3 होगा। तो ये 3 ये 3 और ये 10 है। तो ये सीरियसली और ईमानदारी के साथ में एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? बोलो, बोलो। आपको पूरा कोर्स करवाया गया है, क्यों? क्योंकि आप अपने मतलब जितना आपने नॉलेज एक्वायर किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, है ना? अब आ जाओ 7th क्वेश्चन। ये क्या, ये क्या कहता है? इन द गिवन फिगर आर एस इज द टेंजेंट ऑफ द टू द सर्कल एट द पॉइंट। मैं ये सब नहीं जानता, मेरे को ये पढ़ना भी नहीं है, आपको भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है, तो मुझे आप ये बताओ कि आपको क्यों पढ़ना है क्वेश्चन। आपको एक चीज दे दी कि बोले एन एम एल, क्या, एन एम एल की जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। और आर एल एम फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको इससे मिला देते हैं, जो कि एक रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ट्रायंगल एम एल ओ में, ट्रायंगल एम एल ओ में ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। बोलो हाँ, होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इसको 30 डिग्री कर दूं, तो मुझे एक बात बताओ, ये आर एस एक टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। यही होता है ना? 90 डिग्री ही तो होता है। अगर ये पूरे एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये इसमें से
90 में से ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री ही तो होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। अब कहता है इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू बीसी है। भैया पी क्यू अगर बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगा इसके अंदर। तो बोल रहा है एपी 4 यूनिट है, मान गए बात। पीबी 13 यूनिट है, अगर ये पीबी 13 है तो ये पूरा जो सिस्टम है वो कितने का होगा, 17 यूनिट का होगा ना। तो अगर बोल रहा है कि एसी ये पूरा सिस्टम 20.4 सेंटीमीटर का है तो देन ए क्यू बताओ। तो ए क्यू तो देखो, इस पूरे का जो एसी है वो 17 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। और जो ए क्यू है वो किसके बराबर होगा, 4 यूनिट के। ठीक है, एसी कितना है 20.4, ए क्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस क्रॉस कर दो, तो क्रॉस क्रॉस करेंगे तो ए क्यू उधर चला जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो 20.4 इंटू 4 अपॉन 17 इंटू ए क्यू, सिंप्लीफाई करो। 17 एकम 17, और यहाँ पे 3, और ये 0.2, 1.2 आ गया। और 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 4.8 सेंटीमीटर। इतनी थोड़ी थोड़ी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। बोल रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। ठीक है, एसी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा ही सिमिलर होते हैं, बिल्कुल इनके साइड्स का रेशो सेम होगा तो ये हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, एक जैसे ही दिखते हैं। टू सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या जरूरी है क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये बात भी सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो जो लास्ट में बात रह गई बी वाली, बोल रहा है कि एक स्क्वायर है और रोम्बस है, अगर उन दोनों का एरिया सेम है तो क्या वो सिमिलर होंगे क्या, नहीं, क्योंकि स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं चारों, और रोम्बस में 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बनते। तो ये सिमिलर तो नहीं हो सकता, अगर एरिया सेम भी हो जाए तो भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 इज। Sum of the exponents of prime factors in the prime factorization of 404। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो 404 2 से करेंगे 2002, फिर 2 से करेंगे 1001, फिर ये कहाँ 11 से चला जाएगा, 11 9 ज़ा 99, और 11 1 ज़ा 11 91, और 13 की टेबल में। और ये 7, तो 7 से 1, तो प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स का सम। तो एक तो प्राइम फैक्टर क्या है 2, 2 का स्क्वायर, फिर 11 रह गया, फिर 13 रह गया, फिर 17 रह गया, 7 रह गया। तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या हैं 1 1 1, 2 1 1 1, तो टोटल कितने हो गए 5। ऑप्शन कौन सा राइट है, ए। अब बोल रहा है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द
boundaries 7 times out of the 48 balls he play. The probability of his not hitting a boundary is. तो बाउंड्री हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोल रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 7 टाइम्स, 7 टाइम वो बाउंड्री मार देता है 48 बॉल्स में से। तो बाउंड्री मारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बाउंड्री मारने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/42, विच इज 7 यही रखते हैं, 7/42 ही रखते हैं। और बाउंड्री नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 में से इसको माइनस कर दो तो वो कितना हो जाएगा? 42। 42 में से 7 गया, 42 में से 7 गया तो कितना? 35/42। तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 5/6 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। If a large circular pizza is divided into 5 equal sectors, then the central angle of each sector will be। एक लार्ज सर्कुलर पिज्जा है, उसे 5 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेक्टर, 5 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। देन द सेंट्रल एंगल्स ऑफ ईच सेक्टर, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो पूरा एंगल कितना है? 360 का, और 5 में डिवाइड कर रहे हैं तो 5 7 जा 35, और ये 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 72 डिग्री के एंगल्स होंगे। डी ऑप्शन। अब ये बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री, सेक 60/k के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल्स टू सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू 2 होगी, इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू 2k हो जाएगा, और के अगर उधर चला गया तो 2 उधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा? k इज इक्वल्स टू 2 × 2, विच इज 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। The line represented by the question x minus y is equals to 0. The line represented by equation x minus y is equals to 0. तो ठीक है, अगर मैं x को 0 लेट करूं तो y कितना आएगा? x अगर 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा। x अगर 1 हो गया तो y कितना हो जाएगा? x अगर 1 है तो y भी 1 हो जाएगा। तो ये तो बराबर बराबर चल रहे हैं ना पॉइंट्स, क्या बराबर बराबर पॉइंट्स चल रहे हैं? तो जैसे अगर मैं इसको प्लॉट भी करूंगा तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये अभी 1 मिनट देख लेते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 नहीं, 3,2 भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 3,2 हो गया तो एक्स की वैल्यू 3 - 2, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे पुट करके तो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा इसमें। ठीक है। द 10th टर्म ऑफ द एपी। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। देखो इसमें आपको दिख रहा है कि बेस जो है वो 4 चल रहा है। अगर मान लो यहाँ पे ये 2 दिख भी रहा है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना लो, और यहाँ पे भी 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा? 18/4
17/4। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं मान लो कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, तो 4 पे 17, 5 पे 16, 6 पे 15, और 7 पे 14, 8 पे 13, 9 पे 12 और 10 पे क्या आ जाएगा, 11। तो 11/4 10वां नंबर हो जाएगा। 10th टर्म इज 11/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो 16 है। इफ -4 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ के इज। अगर -4 इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो है ही, तो -4 को x की जगह पे पुट करो ना। तो -4 का स्क्वायर -4 और -2 +2k, खोल दो इनको। 16 माइनस 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 +4 और ये -2 तो 16, 4 में से 2 गया, 2 -2k, 16 और 2 18 -2k। तो ये तो जीरो होंगे ना, जीरो के इक्वल ही तो जाएंगे। तो जीरो के इक्वल जाएंगे, तो -2k को उधर भेज दो, तो 18 इज इक्वल्स टू 2k। और k की वैल्यू चाहिए, तो 18/2 इज इक्वल्स टू k। तो ये कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है, और बिलो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो एक्स एक्सिस की नीचे कहाँ पे है, यहाँ पे होगी। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है और उससे 3 की डिस्टेंस पे नीचे भी है, बिलो भी है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये y पे क्या होता है, -3 होगा अगर 3 की डिस्टेंस है तो ऑब्वियस है कि y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -3। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, सी। ऐसे ही कहता है कि द HCF ऑफ 40, 110, 360 इज। तो अब बताओ कि ये तीनों नंबर, HCF का मतलब क्या है कि वो नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, है ना। ऐसा नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो आपको पता है कि 40 सिर्फ एक को ही डिवाइड कर पाएगा, 110 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 360 भी 360 को ही डिवाइड कर पाएगा, बाकी इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 110 जो है वो भी सिर्फ इसी को डिवाइड कर पाएगा। तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन राइट है, जो कि ऑप्शन डी है। और इसमें किसी भी प्रकार की ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है कि HCF की डीप नॉलेज, LCM की डीप नॉलेज जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर ऊपर की लैंग्वेज अगर नॉलेज भी है तो आप ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। अब 19th क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि असर्शन में बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 5, 1, -3 एंड -7 इज़ 4। क्या ऐसा है, चेक करते हैं। तो देखो A2 D इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 - A1। तो 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। -3 में से -1 जाएगा तो -4। -7 में से -3 जाएगा तो भी -4 बचता है। तो 4 कहाँ से भाई, तो ये तो रॉन्ग है ना। अब ये बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस A1 ऑफ AP, A1, A2, A3, AN इज ऑब्टेन्ड बाय D इज इक्वल्स टू AN - AN - 1। तो क्या ये सही है, हाँ ये सही है। तो असर्शन तो फॉल्स है, बट रीज़न जो है वो ट्रू है। तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जैसे 20 के लिए आ जाओ। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन px plus 3y plus 59 is equals to 0 and 2x plus 6y plus 118 is equals to 0 will have infinitely many solution if p is equals to 1. तो infinitely many solution के लिए क्या शर्त होती है? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए. तो अगर ऐसा है तो अगर मैं p की वैल्यू 1 कर दूं तो यहाँ पे 1 अपॉन 2, यहाँ पे 3 अपॉन 6 है जो कि कैंसिल होकर के 1 अपॉन 2 हो जाएगा. 59 2 ज़ा 118 होता है. तो ये यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों के तीनों 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 हैं. तो ये तीनों इक्वल हैं. तो ये बात तो सही है. अब आते हैं दूसरे में कि इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस 3y प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 6y प्लस 157 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो अगर मान लो कि p की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये 1 अपॉन 2, अगर ये 1 हो गई तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा. और दूसरे के केस में भी 3 अपॉन 6 विच इज़ 1 अपॉन 2 ही हो जाएगा. तो क्या 1 हो सकता है? नहीं, 1 नहीं हो सकता. तो ये बात जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है. तो इक्वेशन मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और दोनों, बट ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. क्यों? क्योंकि असर्शन जो है वो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि यूनिक ये किस रीज़न जो है वो यूनिक सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर 20th क्वेश्चन. इसी के साथ हमारा CBSE के अंदर आए हुए सेट 2 के MCQ सेक्शंस ख़त्म होते हैं. हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय.